हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ज़्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट का अकाउंटिंग एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह कर भी उसमें अच्छा कमांड नहीं ला पाते। आज हम लोग उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के, उनके स्किल्स को लेकर के कुछ ऐसे टिप्स के ऊपर बात करेंगे ताकि उन सभी स्टूडेंट्स का वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके उनके अपने आप में, और उनको एक ऐसी डायरेक्शन मिल सके ताकि वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लेवल पर लेकर के आ सके। तो ये जो कुछ टिप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, उनको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो भी हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं उसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है ये आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके अकाउंटेंसी के इंप्रूवमेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टिप के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। अब मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं बेटा? इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं। पहला कि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, दूसरा कॉन्सेप्ट तो सर समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं आते। तो चलिए दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर आना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी, कॉन्सेप्ट के पता होने के बावजूद भी हमारी मिस्टेक्स कहां हो जाती हैं। मिस्टेक्स होने के सबसे बड़े तीन रीजंस क्या हैं? पहला, छोटी छोटी कैलकुलेशंस की मिस्टेक्स। इन छोटी छोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे अभी। इससे पहले हम दो और ऐसे पॉइंट को समझ लेते हैं जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट है, इसमें हमें लैंग्वेज का कंफ्यूजन हो जाता है, यानी हम लोग क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मिस अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो यहां पर भी इससे कैसे ओवरकम करना है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है जहां पर आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है वो है डेट्स। Dates are very important. Don't dare to ignore dates in the questions. Yes, I mean it. तो ये तीनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस के आंसर नॉर्मली गलत होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशंस की मिस्टेक्स की। देखिए ये बहुत ही नॉर्मल है। काउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर कैलकुलेशंस की गलतियां बहुत नॉर्मल होती हैं और ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स वो गलतियां करते हैं। लेकिन यही नहीं इसकी बात रुक जाती, कैलकुलेशंस को करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, जिस वजह से कभी कभी उनका पेपर भी पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है बेटा। एक तो अब बहुत ही जो माइनर सी कैलकुलेशंस होती है, कई स्टूडेंट्स उसको भी एक रफ में लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए। उससे एक तो आपका टाइम खराब हो रहा है, दूसरा वहां पर गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बेटा। आपको क्या करना है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, आपके पास 80,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स का अमाउंट है जिस पर आपको 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो भी 6 मंथ्स के एवरेज पीरियड के ऊपर। तो अब इस केस में ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस केस में ज्यादा स्टूडेंट्स रफ में लिखते हैं 80,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 और उसको सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो बेटा इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस को आप माइंड से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि 80,000 रुपीज है, अब 80,000 रुपीज का आपको 5% कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स यानी 6 महीने के लिए। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, 80,000 रुपीज का पहले 10% सोच लो। तो बहुत ही आसान है बेटा। किसी भी फिगर को अगर आप देखिए, अब कोई भी ऐसी फिगर जिसके एंड में 0 लगा हुआ है तो उसका 10% कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। उस लास्ट वाले 0 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास 10% वैल्यू आ जाएगी। यानी 80,000 रुपीज का अगर 10% होगा तो 1 0 लेस करने के बाद 8,000 रुपीज हो जाएगा। अब आपको 10% तो इजीली पता चल गया, 5% डेफिनेट सी बात है उसका आधा होगा, यानी 8,000 रुपीज का हाफ होगा 4,000 रुपीज। तो यहां पर आपको 5% की वैल्यू पता चल चुकी है। 80,000 का जो 5% होने वाला है वो 4,000 रुपीज होगा। अब इसके ऊपर आपको 6 मंथ्स का पीरियड ऐड करना है, और 6 मंथ्स का पीरियड का मतलब क्या है, हाफ ऑफ द ईयर, यानी उसका आधा अमाउंट आपको चार्ज किया जाएगा। यानी 4,000 रुपीज का हाफ होता है 2,000, बस 2,000 इज द आंसर। अब इस 2,000 रुपए की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चे रफ में उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जहां पर काटा पिटी करने के चक्कर में भी कहीं गलतियां हो जाती हैं, प्लस उस पर टाइम भी बर्बाद होता है। तो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीजों को पहले तो अवॉइड करना है लिखना, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए अब कैलकुलेशन में और आगे इसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट को लाया जा सकता है। सबसे पहली बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये जो फर्स्ट टिप जो मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन के ऊपर देने वाला हूं, वो ये है कि बच्चे जब भी आप अपने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
करेंगे तो ध्यान रखें, बिल्कुल भी कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज नहीं करना है आपको। अगर आप कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस अवॉइड कर रहे हैं, और जो कि आपके एग्जाम टाइम पर जाकर के आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। देखिए, किसी भी चीज की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। आपको क्या करना है, आप जब जब किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उसकी कैलकुलेशन खुद करें, ना कि कैलकुलेटर या मोबाइल की हेल्प से। आपको वो जितनी भी कैलकुलेशन आप करेंगे उससे आपकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी। और अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप अपने पूरे कोर्स में नोटिस करेंगे तो कुछ एक ही जैसी वैल्यूज की कैलकुलेशन बार बार होती है बच्चे। तो आपको जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे खुद कैलकुलेशंस की, तो आपको वो अच्छे से समझ में हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जो आपको याद हो जाएंगी। अब आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने काफी हद तक उसकी प्रैक्टिस कर ली है। आपने हर एक क्वेश्चन को जिसको प्रैक्टिस किया था उसको आपने खुद ही कैलकुलेट करके प्रैक्टिस किया था। इससे आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आफ्टर ऑल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हां, परफेक्ट मैन ही बनता है, क्योंकि वुमेन्स तो ऑलरेडी परफेक्ट होती हैं, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तो सेकंड पॉइंट है जो हमारा लैंग्वेज की कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट कर करके गलत जवाब दे देते हैं। तो देखिए, कुछ एक ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं, या फिर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको समझते ही नहीं है और उसके अपने आप से ही अजम्पशंस लगा लेते हैं कि इसका मतलब ये होगा। तो यहां पर कुछ कीवर्ड्स की बात करूंगा मैं, पहले आपको उन कीवर्ड्स पर कमांड करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चे। अगर आप 2-3 कीवर्ड्स की बात करें, जैसे कि टू एंड बाय, फ्रॉम एंड ऑफ, विड्रू फ्रॉम हर कैपिटल, पर एनम, तो ये कुछ एक 3-4 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, और ये सभी के सभी कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन पर ले आते हैं कि वहां पर हम लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए क्या होता है, एग्जांपल के साथ समझते हैं इन सारी चीजों को। तो चलिए समझते हैं टू और बाय में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हमारे क्वेश्चंस में टू और बाय जैसे कीवर्ड्स आते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस निकल के आता है। फॉर एग्जांपल, मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 60%, या फिर मैं बोलूं मशीन रिड्यूस्ड टू 60%। तो यहां पर बेटा बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अगर मैं बोलता हूं मशीन इज रिड्यूस टू 60%, का मतलब है कि आपने उस मशीन की वैल्यू 60% कर दी है, इसका मतलब 40% रिड्यूस हो गई उसकी वैल्यू। लेकिन अगर दूसरी तरह का मैं बात करूं मशीन रिड्यूस्ड बाय 60%, तो इसका मतलब आपकी मशीन की वैल्यू अब 60% डाउन हो गई और 40% पर आ गई है। तो देखिए कितना मेजर डिफरेंस है। तो यहां पर इस तरह की चीजों को आपको बहुत कमांड करना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश के पेपर में हम शायद प्रीपोजिशंस पर इतना ध्यान ना देते हो, लेकिन अकाउंटेंसी आपसे ये काम जरूर करा लेगा बच्चे, ठीक है। तो आपको उस अकाउंटेंसी में लैंग्वेज के ट्विस्ट्स को बहुत ध्यान से बारीकी से समझना है। इसी तरह से ऑफ एंड फ्रॉम की बात करते हैं। ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर, अगर किसी चीज का कोई शेयर की बात हो रही है, किसी पार्टनर के शेयर की बात हो रही है, अगर वहां पे क्वेश्चन में लिख के आता है ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है उसके शेयर का। और अगर लिखा आता है फ्रॉम हिज शेयर, तो उसका मतलब होता है उसके शेयर में से। तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक में बोला गया है उसके शेयर का इतना % आपको मिलेगा, या दूसरा बोला गया कि उसके शेयर में से इतना % मिलेगा। दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है बच्चे, जब आप इसको समझेंगे तो, राइट। तो इस तरह की कुछ लैंग्वेज की ट्विस्ट होते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। कभी कभी ड्राइंग्स की जो इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, उसमें लिखा होता है विड्रू फ्रॉम हर कैपिटल या फ्रॉम हिज कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम लोग विड्रू की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो ड्राइंग्स की बात कर रहा है, लेकिन अगर उसके आगे लिखा आ गया फ्रॉम हिज और हर कैपिटल, तो इसका मतलब है वो जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल ड्राइंग्स है, ना कि आपकी रेगुलर ड्राइंग है। और आपको यह समझना होगा कि जब भी इस तरह का टर्म लिखा आ जाएगा तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज नहीं करना होता, क्योंकि वो एक कैपिटल ड्राइंग है। अगर आपने अभी तक ड्राइंग्स का टॉपिक नहीं पढ़ा तो शायद आपको ये पॉइंट इतना समझ में ना आया हो। ये जो हमारा टॉपिक है वो मेजरली 12th क्लास में आता है, और तो उस क्लास में आपको पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल और नॉर्मल ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। तो उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे पर एनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए आती हैं। अब
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आपको एक परसेंटेज दे रखी होती है कि किस अमाउंट पे कितने परसेंट की कैलकुलेशन करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक छोटी सी चीज को नोटिस बहुत जरूरी है करना कि जो भी परसेंटेज दे रखी है आपको उस अमाउंट पर कैलकुलेट करने के लिए उस परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर वहां पर एनम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो इंटरेस्ट निकालना है आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर वो पूरे साल का है। ये जो परसेंटेज है पूरे साल के अमाउंट पर है और अगर उसमें कोई पीरियड मेंशन किया हुआ है तो आपको सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है वहां पे पर एनम नहीं लिखा होता। मान के चलते एक अमाउंट पर 10% का कुछ इंटरेस्ट लगाना है और अगर वहां पर एनम नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्लैट 10% लगाना है चाहे उसका पीरियड कुछ भी रहा हो। चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल के समझते हैं। मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का ही क्वेश्चन आया और आपको जो अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का वो बता दिया कि उसने कब ड्राइंग्स करी और साथ में ये भी बता दिया कि आपको उस पर कुछ परसेंटेज यानी 5% या 10% पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब आपको यहां देखना होगा कि वहां पर अगर पर एनम लिखा है तो इसका मतलब आपको जितने पीरियड के लिए उसने वो पैसे को यूज किया उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर वहां पर एनम नहीं लिखा तो इसका मतलब चाहे उसने 2 दिन पहले ही क्यों ना ड्राइंग्स की हो आपको उसे उस 10% के अमाउंट को चार्ज कर लेना है। यहां पर अब पीरियड का कोई लेना देना नहीं होगा। तो देखिए छोटा सा ही पॉइंट है, एक पर एनम लगना या ना लगना हम लोग पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें जिससे कि हमारी कोई गलती ना हो। अब तीसरा जो पॉइंट होता है जहां पर मेजरली हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं वो होता है डेट्स के ऊपर। बेटा डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो डेट्स को इग्नोर कर देते हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपकी पहली मिस्टेक तो वही हो गई जब आपने उस डेट को इग्नोर किया। आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी हैबिट डालनी है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय। जब भी आपके सामने कोई डेट आए तो आप उसका टाइमलाइन जरूर बनाया करें। टाइमलाइन से क्या फायदा होता है कि आपको एक पीरियड के बारे में पता चल जाता है। और जो मैं डेट्स की बात कर रहा हूं उस डेट्स में ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ईयर्स को देखना है कि वो जो स्टार्टिंग ईयर है और एंडिंग ईयर जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, जो ऊपर बात की गई थी वो कौन सी ईयर की बात की गई थी, उनके बीच में कितने मंथ्स कितना गैप आ गया है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ जरूर पूछा गया होगा। तो आप उसके लिए क्या करें, एक छोटा सा टाइमलाइन बनाएं और उस टाइमलाइन के हिसाब से पूरा डेट्स को कंसीडर कर लें कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक क्या हुआ। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपकी डेट से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होगी, दूसरा आपको क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हैं तो इसको आप अपनी हैबिट बना लेते हैं प्रैक्टिस करते समय तो आप कभी भी डेट्स की गलतियां नहीं करेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट से हो जाती हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्या करें अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए बच्चे, किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करें। कभी भी रटाफिकेशन, कभी भी उसको रटने की कोशिश ना करें कि किस तरह से क्या मेथड है मैं स्टेप्स याद कर लूं, इस तरह से कभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपको उसे या तो रियल लाइफ के किसी इंसिडेंट या इवेंट के साथ रिलेट करना चाहिए या फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझे। आप जिस भी टीचर के साथ पढ़ते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि उसको कॉन्सेप्ट को समझाते समय वो एक एग्जाम्पल का यूज करें। नॉर्मली ज्यादातर टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते समय एग्जाम्पल्स को लेते ही हैं, तो आपको क्या करना है, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। अब 2 तरीके हो सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। पहला तरीका, या तो आप जो भी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिस भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट की बेसिक थ्योरी होती है बच्चे आधा पेज, 1 पेज या 2 पेज के अंदर अंदर आप पहले उस 1 या 2 पेज को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद अगर आप उसको टीचर से समझेंगे या वीडियो देखेंगे उससे रिलेटेड तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पहले एक बार वीडियो देख लें, वीडियो देख करके आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि क्या बात की गई है और उसके बाद उस 1 से 1.5 पेज की थ्योरी को जरूर पढ़ ले उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। उससे क्या होगा, आपने जो भी वीडियो में देखा आप उसको इजीली रिलेट कर पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी थ्योरी जरूर पढ़ें, चाहे वीडियो देखने से पहले चाहे वीडियो देखने के बाद। यहां पे मेरा वीडियो से मतलब है कि अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं और अगर आप किसी टीचर से समझते हैं तो भी आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो बच्चे, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेकिन बहुत काम का हो सकता है अगर आप इसको सीरियसली लेकर के इंप्लीमेंट करें। आगे मैं आपके लिए और भी इसी तरह के बहुत सारे टिप्स लेकर के आऊंगा बच्चे।
तो स्टे ट्यून्ड। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोलूंगा इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं, आपको नए टिप्स के साथ लेके आने वाला हूं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही वो मेरा वीडियो अपलोड हो आप तक वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।